हेलो दोस्तों, न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने न्यू मॉर्निंग क्लासेस यूट्यूब चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर लें क्योंकि उस चैनल पे आपको मिलने वाले राजस्थान का पूरा जीके। तो राजस्थान के अंतर्गत जो आज अपने ज्योग्राफी चल रही थी और ज्योग्राफी के अंतर्गत राजस्थान के वन्य जीव अभ्यारण्य और वन्य जीवों से ही संबंधित और जो एग्जाम में प्रश्न बन सकते हैं वो प्रश्न अपन लेके आ रहे हैं। राजस्थान के वन्य जीव में देखो, एक नंबर पे आखेट निषेध जो क्षेत्र है वो कितने हैं, मृगवन कितने हैं और जंतुआलय कितने हैं। तो पहले तो देखो इनकी संख्या की बात करें तो आखेट निषेध क्षेत्र कितने हैं, 23। मृगवन राजस्थान में कितने हैं, 7 और जंतुआलय राजस्थान में कितने हैं, 5 है। इन सारे को एक एक को अपन पढ़ेंगे, क्या विशेषता बनती है इनसे, एग्जाम में प्रश्न इनके किस प्रकार से बन के आ रहे हैं। तो जो अपन को पढ़ना आज वो पढ़ना कौन सा है, नंबर 1 पे आखेट निषेध क्षेत्र 33 है। 33 के 33 अपन पढ़ेंगे एग्जाम के हिसाब से, इसमें से कौन कौन से IMP है। तो देखिए, पहले तो भारत सरकार द्वारा एक अधिनियम बनाया था जिसका नाम था वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम। और यह अधिनियम कब बना था, 1972 में बना था। 1972 में बना था। इसको 9 सितंबर 1972 को केंद्र सरकार ने क्या किया, लागू किया या केंद्र सरकार ने पारित किया। 9 सितंबर 1972 को केंद्र सरकार ने पारित किया और अगला तारीख याद रखना 1 सितंबर 1973 को राजस्थान सरकार ने पारित किया। 9 सितंबर 1972 को तो केंद्र सरकार ने पारित किया और 1 सितंबर 73 को अपनी राजस्थान सरकार ने पारित किया। इस अधिनियम के बारे में क्या है, देखो इस अधिनियम की आपको धारा जो याद रखनी है वो धारा आपको मुख्य रूप से 3 धारा याद रखनी है। एक तो आपको याद रखनी है धारा 18, एक आपको याद रखनी है धारा 35। धारा 35 भी IMP बनती है, धारा 37 और धारा 38। कम से कम 4 धारा को तो आप याद रखें, धारा 37 और धारा 38। इन धाराओं के अंतर्गत उल्लेख क्या किया इन्होंने इस अधिनियम के अंतर्गत, देखो राज्य सरकार अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर सकती है। यानी अपने कोई सी भी राज्य सरकार अपने क्षेत्र के अंतर्गत अभ्यारण्य घोषित कर सकती है। तो कभी अभ्यारण्य में अगर गहराई से प्रश्न बन के आए और प्रश्न यह आ जाए कि वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम की किस धारा में राज्य सरकार अभ्यारण्य क्षेत्र घोषित कर सकती है, तो धारा कौन सी है, 18 के अंतर्गत राज्य सरकार घोषित कर सकती है। दूसरा देखो आप धारा 35। धारा 35 के अंतर्गत क्या है, राज्य सरकार किसी भी या राज्य सरकार राष्ट्रीय उद्यान घोषित कर सकती है। अब यहां पे देखो, राज्य सरकार राष्ट्रीय क्या कर रही है, उद्यान घोषित कर सकती है, अपने हिसाब से घोषित कर सकती है, लेकिन तभी वो राष्ट्रीय उद्यान होगा जब वो केंद्र सरकार द्वारा अगर कह दिया जाता है या केंद्र सरकार द्वारा अनुमोदित हो जाता है तो वो राष्ट्रीय उद्यान होगा। ध्यान रखें, राज्य सरकार जैसे राजस्थान सरकार ने सरिस्का वन्य जीव अभ्यारण्य को राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दे रखा है, केवल राजस्थान सरकार ने दिया, केंद्र सरकार से अभी वो पारित नहीं हो रखा। केंद्र सरकार द्वारा अभी तक राजस्थान में 3 ही राष्ट्रीय उद्यान को पारित कर रखी है। तो आपको याद क्या रखना है कि राज्य सरकार कर सकती है,
लेकिन धारा 38 के अंतर्गत उल्लेख है राष्ट्रीय उद्यान को केंद्र सरकार द्वारा ही अनुमति मिलेगी, यानी केंद्र सरकार ही अनुमति देगी राष्ट्रीय उद्यान को, तभी वो राष्ट्रीय उद्यान कहला सकता है। ये धारा 38 के अंतर्गत उल्लेखित है, ये आपको ध्यान रखना। अब बात कर रहे हैं धारा 37, और धारा 37 के अंतर्गत ये उल्लेख है कि धारा 37 में क्या है, आखेट निषेध क्षेत्र, राज्य सरकार किसी भी क्षेत्र को आखेट निषेध क्षेत्र यानी शिकार वहां नहीं हो ऐसा घोषित कर सकती है। तो धारा 37 के अंतर्गत आखेट निषेध क्षेत्र वाला उल्लेख है, ये आपको ध्यान रखना है। तो ये अपना बेसिक है जो एग्जाम के हिसाब से आईएमपी बनता है, उच्च स्तरीय जो भी तैयारी करते हैं एग्जाम की उनमें के लिए। अब अपन पढ़ लेते हैं राजस्थान के आखेट निषेध क्षेत्र, और आखेट निषेध क्षेत्र वो है कितने हैं, 33 है, और 33 की 33 अपन आखेट निषेध क्षेत्र पढ़ेंगे। तो टॉपिक अपना हो गया आखेट निषेध क्षेत्र, है कितने टोटल इनकी संख्या, 33। अब देखिए अपन क्या इसके प्रश्न बन रहे हैं। तो देखो पहला प्रश्न इसमें से हो गया राजस्थान के 10 जिले, एक हो गया राजस्थान के 4 जिले, एक हो गया राजस्थान का 1 जिला, फिर हो गया राजस्थान का 1 जिला, और फिर हो जाता राजस्थान का 1 जिला। ये है क्या है, राजस्थान के 10 ऐसे जिले हैं जिसमें एक एक आखेट निषेध, ये देखो आखेट निषेध हो गया, या आखेट या लिख रहे हैं आखेट निषेध क्षेत्र, एक एक आखेट निषेध क्षेत्र है राजस्थान के कितने जिलों में, 10 जिलों के अंतर्गत है। ध्यान रखिए कौन कौन से है, अभी अपन उनको देखते हैं। राजस्थान के 4 जिले हैं जिसमें 2 आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान के 4 जिले से जिसमें 2 आखेट निषेध क्षेत्र है। राजस्थान का 1 जिला ऐसा है जिसमें 3 है, राजस्थान का 1 जिला ऐसा भी है जिसमें 5 है, और राजस्थान का 1 जिला ऐसा भी है जिसमें कितने हैं, 7 आखेट निषेध क्षेत्र है। तो 7 वाला तो आप ध्यान रख ले, वो जिला कौन सा है, जोधपुर है। और राजस्थान के 1 जिला जिसमें 3 है वो कौन सा है, अजमेर है। राजस्थान का 1 जिला जिसमें 3 है वो अजमेर है, और राजस्थान के 1 जिला ऐसा जिसमें 5 है वो जिला कौन सा है, बीकानेर है। अब चर्चा करते हैं कौन कौन से इनके अंतर्गत है। तो सबसे पहले 1 वाले में नौ और 10, देखो 1 में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट आर के और इनसे प्रश्न बन रहे हैं, सारे को याद नहीं रखना है। जो प्रमुख रूप से नंबर 1 कौन सा है, चूरू। चूरू के अंतर्गत जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो कौन सा है, तो उनका जो नाम है, देखो चूरू में है जिसका नाम है सवंतसर। नाम क्या रहा है, सवंतसर कोटसर, इसका पूरा नाम है सवंतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र। देखो सवंतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में है, चूरू जिले के अंतर्गत है। इनकी जो विशेषता है वो विशेषता है ये राज्य का क्या है, सबसे बड़ा है। ये राजस्थान का
सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है वो कौन सा? सवंतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र, और राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है? चूरू जिले के अंतर्गत आता है। ये राजस्थान का सबसे बड़ा आखेट निषेध क्षेत्र है। अगर बात करें सबसे छोटे की, अगर सबसे छोटे की बात करें तो राजस्थान में अगला जिला आप याद रख लेना बूंदी, और बूंदी के अंतर्गत है जिसका नाम है कनकसर या कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र। तो ये जो आता है ये कहाँ आता है? बूंदी के अंतर्गत आता है, और ये राजस्थान का सबसे छोटा है। ये तो सबसे छोटा है और ये सबसे बड़ा है। ये लगभग 7000 वर्ग किमी के अंतर्गत फैल रखा है, और ये मात्र 1 वर्ग किमी के अंतर्गत फैला हुआ क्षेत्र है। 1 वर्ग किमी के अंतर्गत फैल रखा है कनक सागर आखेट निषेध क्षेत्र, और सवंतसर कोटसर आखेट निषेध क्षेत्र लगभग 7000 वर्ग किमी के अंतर्गत फैल रखा है। तो ये जिले हैं जिसमें एक एक ही है। और 10 की अगर बात करें तो जैसे जालोर के अंतर्गत है, जालोर में है जिसका नाम आता है सांचौर। अब मैं नहीं लिख रहा हूं आखेट निषेध क्षेत्र, यानी सांचौर आखेट निषेध क्षेत्र। पाली है, पाली के अंतर्गत जवई आखेट निषेध क्षेत्र। पाली के अंतर्गत वो कौन सा? जवाई आखेट निषेध क्षेत्र। आपको जो मुख्य रूप से याद रखने वो 2 नाम याद रखने हैं, एक तो बूंदी और एक चूरू वाला, क्योंकि वो एग्जाम के अंतर्गत पूछा जाता है। जैसे टॉक में राकीपुरा, टॉक में कौन सा है? राकीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र। राकीपुरा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ आता है? टोंक डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और उदयपुर में बातादड़ा, उदयपुर बातादड़ा आखेट निषेध क्षेत्र राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है? उदयपुर के अंतर्गत आता है। वो उसका नाम है बातादड़ा आता है। जैसे बाड़मेर के अंतर्गत है धोली मन्ना, बाड़मेर, बाड़मेर में धोली मन्ना, और धोली मना आखेट निषेध क्षेत्र जो आता है ये कहाँ आता है? बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। और राजस्थान के अंतर्गत अगर बच रखे, जैसे अगर 12 की बात करें, 12 और 12 गोडावण पक्षी का जो स्थल है सोरसेन, तो यहाँ पे 12 और 12 के अंतर्गत आखेट निषेध क्षेत्र कौन सा हो गया? सोरसेन। सोरसेन आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ आता है? 12 के अंतर्गत आता है। तो कितने हो गए? 8। 8 के बाद में देखो और भी बच रखे चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत, और चित्तौड़ के अंतर्गत मैनाल आखेट निषेध क्षेत्र भीलवाड़ा में नहीं है, ध्यान रखना, चित्तौड़गढ़। और चित्तौड़गढ़ में कौन सा है? मैनाल आखेट निषेध क्षेत्र जो ये आता है वो कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। इसका कुछ हिस्सा सवाई माधोपुर के कुछ हिस्सा भीलवाड़ा के अंतर्गत भी आता है। और एक आखेट निषेध और क्षेत्र है सवाई माधोपुर के अंतर्गत है कंवालजी, जिसका नाम क्या है? जैसे लास्ट है सवाई माधोपुर, कंवालजी आखेट निषेध क्षेत्र। कंवालजी आखेट निषेध क्षेत्र। तो राजस्थान के 10 जिले जिसमें एक एक आखेट निषेध क्षेत्र है। देखो जिलों की बात करें तो 10, 4, 14, 15, 16 और 17 जिलों में तो आखेट निषेध क्षेत्र है और 16 जिलों में नहीं है। ये प्रश्न भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। राजस्थान के कितने जिले जिसमें आखेट निषेध क्षेत्र नहीं है? तो 16 है। और कितने जिले हैं जिसमें आखेट निषेध क्षेत्र है? तो 17 है। और कितने सर्वाधिक आखेट निषेध क्षेत्र वाला जिला कौन सा है? तो जोधपुर है। और जोधपुर में कितने हैं? 7 है। तो ये तो थे अपने एक एक वाले। और देखिए अपने जिसमें 3 है, और 3 में जो है वो कौन सा है? अजमेर। आखेट निषेध क्षेत्र के अंतर्गत अजमेर, और अजमेर में कितने हैं? 3। सब याद रखने आपको। अजमेर,
अजमेर में आखेट निषेध क्षेत्रों की संख्या कितनी है? 3। पहले तो याद रखो। अब वो आखेट निषेध क्षेत्र कौन कौन से अजमेर के अंतर्गत है? पहले अपन दो की चर्चा बाद में कर लेते, पहले 3 की कर लेते। जैसे अजमेर के अंतर्गत है गंगवाना, सोकलिया और तिलोरा गांव। जैसे लिख लेते हैं गंगवाना, सोकलिया, तिलोना। आखेट निषेध क्षेत्र की बात हो रही, तिलोना नहीं है, तिलोरा, सॉरी, तिलोरा। अब यहां पे आपको देखो इनके अंतर्गत है, ये जो आखेट निषेध क्षेत्र है वो अजमेर में 3 है, और 3 के देखो नाम आप लिख ले इनके अंतर्गत। गंगवाना आखेट निषेध क्षेत्र, सोकलिया आखेट निषेध क्षेत्र, तिलोरा आखेट निषेध क्षेत्र। अजमेर में संख्या कितनी है? 3 है। तो 3 आपको याद रखिए। फिर बात कर लिया अपने बीकानेर, और बीकानेर के अंतर्गत कितने हैं? 5 है। बीकानेर के अंतर्गत कितने हैं? 5 है। 5 के अंतर्गत देखो, एक हो गया देशनौक, देशनौक आखेट निषेध क्षेत्र, और देशनौक आखेट निषेध क्षेत्र। एक हो गया मुकाम, मुकाम आखेट निषेध क्षेत्र भी कहाँ पे आता है? बाढ़ में, ये सॉरी बीकानेर के अंतर्गत आता है। एक आता है तियात्रा आखेट निषेध क्षेत्र, नहीं दियात्रा, दियात्रा आखेट निषेध क्षेत्र। दियात्रा आखेट निषेध क्षेत्र कहाँ है? वो बीकानेर में। एक आता है जोहड़बीड़, जोहड़बीड़ आखेट निषेध क्षेत्र बीकानेर। कितने? 5 है, तो कितना हो गए? 4। और एक लास्ट जो है वो है वज्जू आखेट निषेध क्षेत्र, सॉरी बज्जू आखेट निषेध क्षेत्र। कहाँ पे आ रहे हैं? बीकानेर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो ध्यान रखिए। तो बीकानेर में कितना हो गए? 5। और एक और जिला जोधपुर, और जोधपुर में कितने हैं? 7। और 7 में देखो जोधपुर के अंतर्गत 7 है, और 7 के अंतर्गत देखो नंबर 1 डेचू, जोधपुर की यही तहसील। तो एक तो हो गया डेचू आखेट निषेध क्षेत्र, एक हो गया जंबेश्वर, या जाम्बेश्वर जी जो अपने महाराज है, तो जोमेश्वर जी आखेट निषेध क्षेत्र वो कहाँ पे आता है? जोधपुर के अंतर्गत आता है। जोमेश्वर या जाम्बेश्वर, जोमेश्वर को हटा दे, जाम्बेश्वर आखेट निषेध क्षेत्र जो आता है वो कहाँ पे आता है? जोधपुर के अंतर्गत आता है। एक है डोली आखेट निषेध क्षेत्र, डोली आखेट निषेध क्षेत्र। एक है लोहाहट आखेट निषेध क्षेत्र, सॉरी इसका नाम होता है लोहावट आखेट निषेध क्षेत्र। एक और है गुड्डा विश्नोई आखेट क्षेत्र, गुड्डा विश्नोई। गुड्डा विश्नोई पूरा नाम है, ध्यान रखना है। गुड्डा विश्नोई आखेट क्षेत्र कहाँ आता है? जोधपुर के अंदर आता है। 1 2 3 4 और 5 2 और आखेट निषेध क्षेत्र के अंतर्गत देखो, एक है सातिन आखेट निषेध क्षेत्र, सातिन आखेट निषेध क्षेत्र। और एक जो लास्ट आता है जिसका नाम आता है फिट काशनी आखेट निषेध क्षेत्र, फिट काशनी आखेट निषेध क्षेत्र। तो ये जोधपुर में 7 आखेट निषेध क्षेत्र, ध्यान रखिए। अब बात कर लेते हैं 2-2 आखेट निषेध क्षेत्र वाले जिले कौन कौन से? तो 2-2 आखेट निषेध क्षेत्र के अंदर जिले जो है, जिसके अंदर देखो एक जिला है जैसलमेर, एक जिला अलवर, एक जिला नागौर और एक है जयपुर। तो जैसलमेर, अलवर, नागौर और एक कौन सा हो गया? जयपुर। ये 4 जिले हैं जिसके अंतर्गत 2-2 आखेट निषेध क्षेत्र हैं। और वो कौन कौन से आखेट निषेध क्षेत्र है? तो उनके स्थानों के अंतर्गत देखो, एक जैसलमेर में रामदेव जी महाराज है, तो यहाँ पे रामदेव जी वाला क्षेत्र है। तो एक तो हो गए यहाँ पे आखेट निषेध क्षेत्र
देवरा आखेड़ निषेध क्षेत्र, और एक हो गया आपका उज्जल आखेड़ निषेध क्षेत्र। उज्जल आखेड़ निषेध क्षेत्र जैसलमेर, रामदेवरा आखेड़ निषेध क्षेत्र का आ रहा है जैसलमेर के अंतर्गत आ रहे हैं, तो दो हो रहे हैं। और अब आ रहे हैं अलवर के अंतर्गत। अलवर के अंतर्गत देखो एक तो है बरदोद आखेड़ निषेध क्षेत्र, और एक और वहां पे आखेड़ निषेध क्षेत्र जिसका नाम है जोड़िया आखेड़ निषेध क्षेत्र। जोड़िया आखेड़ निषेध क्षेत्र। अब आते हैं नागौर, और नागौर के जो आखेड़ निषेध क्षेत्र जिसमें एक तो है रोटू और एक है जरोदा। रोटू और एक हो गया जरोदा, और एक और आखेड़ निषेध क्षेत्र है जयपुर के अंतर्गत दो है, और दो वाले आखेड़ निषेध क्षेत्र के अंतर्गत एक तो है जिसका नाम है महला, और एक है संताल सागर। और ध्यान रखना संताल सागर आखेड़ निषेध क्षेत्र का कुछ अंश दौसा के अंतर्गत भी है। संताल आखेड़ निषेध क्षेत्र का कुछ अंश दौसा के अंतर्गत भी है, तो आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब पढ़ेंगे अपन मर्गवन और जंतुवल्ली भी इनके साथ अपन पढ़ लेते हैं। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब देखिए आगे मर्गवन और जंतुवल्ली अपन को पढ़ना है। मर्गवनों की जो संख्या है राजस्थान में कितनी है? 7, और जंतुवल्ली कितने हैं? 5। तो इनकी पहले तो आप संख्या याद रखें, उसके बाद एग्ज़ाम के हिसाब से और इनके प्रश्न क्या क्या है, कौन कौन से जंतुवल्ली है, कौन से मर्गवन है। तो देखिए अपन दोनों को एक साथ पढ़ लेते हैं। एक तरफ तो अपने हो गए मर्गवन, संख्या कितने? 7। एक तरफ अपने हो गए जंतुवल्ली, और इनकी संख्या कितनी हो गई? 5। देखो 7 है, 4, 5, 6 और 7। 1, 2, 3, 4 और 5। पहले देखो इनमें से जो प्रश्न बन के आते हैं वो प्रश्न आते हैं इनकी स्थापना। हो सकता है जिला भी पूछ ले कि कौन सा कहाँ है। जंतुवल्ली के तो जिले पूछेंगे नहीं क्योंकि इनके नाम पर ही है, लेकिन मर्गवन के जिले भी पूछ ले। लेकिन सबसे ज़्यादा जो इसमें से आईएमपी है वो आईएमपी है इनकी स्थापना को लेकर कि इनकी स्थापना कब हुई। तो देखो आप इनमें से क्रम याद रख लेना, नाम मैं बाद में बताता हूँ। पहला इसका क्रम याद रख लो 1969, कोई सा भी होगा, पहला जो होगा वो कब हो रहा है? 1969। उसके बाद में 1984, 1984 के बाद में दो डेटा आप याद रख लो, 1985 और फिर याद रख लो आप 1986। यानी 1985 से कितने? 2 है, और 1986 में भी कितना हो रहे हैं? 2 हो रहे हैं। और एक आपको जो याद रखना है वो याद रखना आपको 1994। अब यहाँ पे देखो मर्गवन जो पढ़ रहे हैं तो कौन कौन से इनके अंतर्गत है। पहला होगा वो पहला, और आखिरी होगा वो आखिरी। प्रश्न इस प्रकार से बन के आ जाते हैं। तो या तो पहला और या आखिरी ज़्यादा एमपी है। तो पहला जो राजस्थान के अंतर्गत जो मर्गवन है जिसका नाम है दुर्ग मर्गवन, पहला जो आता है जिसका नाम क्या आता है? दुर्ग मर्गवन। और दुर्ग जो मर्गवन राजस्थान में है वो राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत है? तो ये हो गया चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत। दुर्ग मर्गवन राजस्थान में कहाँ आता है? चित्तौड़गढ़ के अंतर्गत आता है। इसकी जो स्थापना हुई वो स्थापना कब हुई? 1969 ईस्वी के अंतर्गत होती है। तो ये पहला हो गया। फिर पूछ ले अगर आखिरी, तो आखिरी जो है वो है अमृता देवी मर्गवन। अमृता देवी मर्गवन, और अमृता देवी मर्गवन राजस्थान में कहाँ आता है? जोधपुर जिले के अंतर्गत आता है। अमृता देवी मर्गवन राजस्थान के किस डिस्ट्रिक्ट में आता है?
जोधपुर के अंतर्गत आता है। और मुरु लोमड़ी यहाँ पे सर्वाधिक पाई जाती है। मर्ग यानी हिरण तो यहाँ पे पाए जाते हैं ये, तो मुरु लोमड़ी भी यहाँ पे देखने को मिलती है। अब जो बीच में और है 7 है, तो वो और कौन कौन से इनके अंतर्गत है, तो देखो 1984 में जो स्थापित किया जिसका नाम है सज्जनगढ़ मर्ग वन। सज्जनगढ़ मर्ग वन नाम से पता चल जाएगा कहाँ है ये, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में। सज्जनगढ़ मर्ग वन कहाँ आता है, उदयपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। फिर 1985 के अंतर्गत स्थापित किया वो आता है माचिया सफारी। माचिया सफारी मर्ग वन। और माचिया सफारी जो मर्ग वन है ये राजस्थान में कहाँ आता है, जोधपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत आता है। काले हिरण के लिए जो प्रसिद्ध है ये, और देश का प्रथम मुरु वानस्पतिक पार्क भी यहाँ पे स्थापित किया था। मैंने आपको जब वीडियो अपने अभ्यारण्य पढ़ रहे थे ताल छापर पढ़ा तब भी इनकी चर्चा की थी। तो माचिया सफारी जोधपुर के अंतर्गत है। फिर 1985 में एक और स्थापित किया जिसका नाम आता है पंचकुंड मर्ग वन। पंचकुंड मर्ग वन। और ये पंचकुंड जो मर्ग वन आता है ये आता है पुष्कर अजमेर। पुष्कर अजमेर के अंतर्गत आता है। पंचकुंड मर्ग वन के नाम है जो अजमेर में आता है। और फिर 2 बच रहे हैं वो राजस्थान के जयपुर के अंतर्गत है। और एक का नाम है अशोक विहार मर्ग वन और एक का नाम है संजय। अशोक विहार मर्ग वन और ये जयपुर के अंतर्गत है। अपने जो विधानसभा सचिवालय है उनके पास में ये बन रखा है, रामनिवास बाग में इनके रामनिवास सचिवालय के पास में है। तो अशोक मर्ग वन है। और लास्ट जो अपना आता है जिसका नाम है संजय उद्यान मर्ग वन। और संजय उद्यान मर्ग वन है जो जयपुर के अंतर्गत ही है। संजय उद्यान मर्ग वन। और ये जो आता है शाहपुरा, और शाहपुरा जो स्थान है ये जयपुर के अंतर्गत है। ध्यान रखें शाहपुरा भिलवाड़ा वाला नहीं करके आए। संजय उद्यान मर्ग वन शाहपुरा जयपुर के अंतर्गत है। तो राजस्थान में 7 ये मर्ग वन है जिनके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। जंतुआलय, जंतुआलय के अंतर्गत तो केवल आपको नाम याद रखना है। जैसे नंबर 1 जयपुर, नंबर 2 उदयपुर। जयपुर उदयपुर 2 प्रसिद्ध नाम है ये। उसके बाद में बीकानेर, जोधपुर और कोटा। बीकानेर, जोधपुर और कोटा। अब इनके आगे लगा दो जयपुर जंतुआलय, उदयपुर जंतुआलय, बीकानेर जंतुआलय, जोधपुर जंतुआलय और कोटा जंतुआलय। बात है स्थापना, तो इनकी जो स्थापना हुई थी वो स्थापना सबसे पहले जयपुर वाले की। तो जयपुर वाले की स्थापना हुई सन 1876 ईस्वी के अंतर्गत हुई। महाराजा राम सिंह द्वारा ये निर्मित है 1876। और ये राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित, महाराजा राम सिंह सेकंड था उसके द्वारा स्थापित है। रामनिवास बाग के अंतर्गत ये स्थित है, ध्यान रखें। इससे आपको एक और ध्यान रखनी, इस जंतुआलय के अंतर्गत बाघ एवं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। तो आप याद रख सकते हैं इससे में बाघ एवं मगरमच्छ प्रजनन केंद्र है। बाघ एवं मगरमच्छ प्रजनन जो केंद्र है वो जयपुर जंतुआलय के अंतर्गत है, राम सिंह सेकंड द्वारा स्थापित है और सन ये 1876 के अंतर्गत स्थापित हुआ, ध्यान रखिए। उदयपुर जंतुआलय, इसकी भी तारीख याद रखनी है आपको, 1878 के अंतर्गत है, यानी इसके तुरंत 2 साल बाद ही 1878। और ये महाराणा सज्जन सिंह द्वारा, महाराणा सज्जन सिंह नहीं है, महाराणा स्वरूप सिंह 1857 की क्रांति के समय भी यही शासक थे, तो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा स्थापित है।
तो महाराणा स्वरूप सिंह द्वारा स्थापित उदयपुर जंतुवैल्य की स्थापना कब हुई? 1878 ईस्वी के अंतर्गत होती है, ये आपको ध्यान रखना। और इस जंतुवैल्य के अंतर्गत पक्षीशाला स्थापित है, तो ये भी आप लिख सकते हैं यहाँ पे, जंतुवैल्य में पक्षीशाला स्थापित है, यानी पक्षियों के लिए पक्षीशाला स्थापित है, वो उदयपुर जंतुवैल्य के अंतर्गत है, स्थापना 1878 में हुई। अब आते बीकानेर, और बीकानेर वाले की जो स्थापना हुई वो 1922 ईस्वी के अंतर्गत हुई। तो 20वीं सदी में पहला वाला है 1922, और 1922 इसका तारीख आपको याद रखिए। इसकी जो विशेषता आपको याद रखनी है वो विशेषता ये है कि वर्तमान में ये संचालित नहीं है, वर्तमान के अंतर्गत ये संचालित नहीं है, वर्तमान में ये बंद है, ध्यान रखिए। तो 1922 में बीकानेर जंतुवैल्य की स्थापना होती है, ध्यान रखिए। फिर आता है 1936, यानी 22 के बाद में 1936, और 1936 में जोधपुर जंतुवैल्य की स्थापना हुई। 1936 में इसकी स्थापना हुई। इसका प्रश्न आपको आईएमपी है, और आईएमपी आपको जो याद रखना वो याद ये रखना, इस जंतुवैल्य के अंतर्गत गोडावन पक्षी की कृत्रिम प्रजनन स्थली है। यानी गोडावन पक्षी जो अपना राजस्थान का राज्य पक्षी, जिसे 1981 में इसको दर्जा दिया, तो इसकी कृत्रिम प्रजनन स्थली जो आती है वो जोधपुर जंतुवैल्य के अंतर्गत आती है, ध्यान रखिए। अब आता है कोटा जंतुवैल्य, और कोटा की जो स्थापना, ये कोटा जंतुवैल्य की जो स्थापना हुई वो हुई थी 1954 ईस्वी के अंतर्गत होती है। 1954 में इसकी स्थापना हुई थी। इससे प्रश्न आपको ये याद रखना, स्वतंत्र भारत यानी राजस्थान, यानी भारत आज़ाद हुआ 1947 में, और 1947 के बाद में पहला जंतुवैल्य वो कौन सा है? कोटा जंतुवैल्य। और प्राचीन या प्रथम पूछे तो वो कौन सा हो जाता है? जयपुर जंतुवैल्य हो जाता है। तो ऐसे करके अपने राजस्थान के जो वन्य जीव, वन्य अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान सारे के सारे अपने कंप्लीट हो गए। अपने 5 वीडियो को आप देखें, हर एग्जाम के हिसाब से आईएमपी है, और अपने न्यू मॉर्निंग क्लास यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।